स्टेट ओम्स लॉ, सिंपल क्वेश्चन है, स्टेट ओम्स लॉ। एंड सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 R3। सीरीज में भी लिखना है और पैरेलल का भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना है। और थर्ड पार्ट है सी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग नेटवर्क। इस नेटवर्क में, इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले बात करते हैं ओम्स लॉ की। तो ओम्स लॉ के लिए क्या होगा, देखो सॉल्यूशन ओम्स लॉ, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट जब आप लिखोगे और कब कहना होता है कि ये ओम्स लॉ है, वो सारी चीजें आप समझेंगे। देखिए लिखना क्या होता है, पहले आपको ये बोलना होता है बच्चों कि फिजिकल कंडीशन अगर चेंज नहीं हो रही है, कैसी होती है फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, स्ट्रेन हो, अगर ये चेंज नहीं हो रहे हैं, इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, कैसा कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर। यहां मैं लिख देता हूं एज इट इज। According to Ohm's law, current flowing through the conductor, through the metallic conductor is directly proportional to the current flowing through the metallic conductor is directly proportional to the applied potential difference across the end of metallic conductor। When physical condition like temperature, pressure, strain etc remain, अब रिमेन अनचेंज लिख दीजिए या रिमेन द सेम लिख दीजिए, रिमेन द सेम या रिमेन द अनचेंज, ये चेंज नहीं होने चाहिए। तब आप बोलते हो कि ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। ओम्स लॉ को कब बोलते हो कि अगर मैथमेटिकली लिख दूं तब आप कैसे समझोगे कि वो सही है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं V बाई आई, ठीक है, यह ऐसे लिखा है कि यहां मैंने लिखा कि I प्रोपोर्शनल टू V, यहां लिखा जाएगा दैट इज I प्रोपोर्शनल टू V, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, तो I प्रोपोर्शनल टू V होगा। आप इसको ये भी कह सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू I, जब V इक्वल टू I लिखोगे तो IR ऐसे लिखना पड़ेगा, वेयर R इज कांस्टेंट, R इज कांस्टेंट। इसको दिखाना कैसे चाहिए आपको बच्चों, R क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको आपको ऐसे दिखाना है कि V बाई आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट R के बराबर है। अगर ये लिखा है तभी ओम्स लॉ है। अगर आपने V बाई आई इज इक्वल टू सिर्फ R लिखा और कांस्टेंट नहीं लिखा तो वो ओम्स लॉ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। अभी यहां देखो, अगर आपने ये लिखा है, जब आप ये लिखते हो, अगर आप ये लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा I इज इक्वल टू V बाई आर, क्योंकि जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो 1 बाई आर आएगा और यहां R फिर कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां पे लिखा जाएगा ऐसे कि V बाई आई
इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कांस्टेंट, तभी ये ओम्स लॉ बनता है, अदरवाइज ओम्स लॉ नहीं बनेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बन के रह जाएगा। यहां पर मैं एक बात और कर लूं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चों? ये बहुत पूछा जाता है, इसको बोलते हैं ओम। क्या बोलते हैं? ओम होता है। इसको आप ओम पढ़ लीजिए, ओम ये होता है, कान में पहनने वाले कुंडल की तरह होता है ना, तो इसको बोलते हैं ओम। एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। और V बाई आई इज इक्वल टू आर लिखा होगा तो रेजिस्टेंस होगा, ना कि वो ओम्स लॉ होगा। ओम्स लॉ के लिए जरूरी है कि V बाई आई इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कांस्टेंट लिखा हो। और कभी भी आप देखोगे V बाई आई, V आई प्रोपोर्शनल टू V हो या V प्रोपोर्शनल टू I हो, तो जो ग्राफ आता है किसके किसके बीच में? V वर्सेस I इधर होना चाहिए और V इधर होना चाहिए। इधर उधर भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं होता है, हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये शो करती है R को, ठीक है। तो आपको मैंने 3 इंफॉर्मेशन दे दी है, एक तो स्टेटमेंट बता दिया और स्टेटमेंट को लिखना कैसे है वो बता दिया। V बाई आई इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में कांस्टेंट है, तभी ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में जब ग्राफ बनाते हैं V और I के बीच में तो स्ट्रेट लाइन मिलती है और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। ये आप अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। फिर बात करते हैं बच्चों सेकंड आंसर की। यहां पे पूछा जा रहा है राइट द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी बात करते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं सेकंड आंसर की। कौन सा आंसर होगा? बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या लिखना है आपको वो देखो। सॉल्यूशन है बी पार्ट का। यहां पे पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, यहां मुझे निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1, R2 एंड R3 इन सीरीज। तो पहले सीरीज का फिगर कैसे बनाते हो वो देखो। अगर R1, R2, R3 सीरीज में लगे हैं तो कैसा बनेगा? देखो ये आता है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और फिर ये R3 हो गया। सीरीज में एक लाइन में लगेंगे। और सीरीज में अच्छी बात बच्चों ये होती है कि जो करंट होता है वो कैसा होता है? वो सेम रहता है। यहाँ पे V वोल्ट लगा दिया आपने तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। सीरीज में क्या होने वाला है? सीरीज में बच्चों करंट सेम रहता है। यहां लिखता हूं इन सीरीज क्या होता है? करंट जो भी निकलेगा यहां से I, वो करंट इसमें भी जाएगा, वही करंट यहां भी जाएगा, वही करंट इसमें भी जाएगा और वापस इधर आ जाएगा। तो क्या होता है? करंट इज सेम। इन सीरीज करंट क्या होती है? करंट जो I होती है वो क्या होती है? सेम होती है। हर एक रेजिस्टर में सेम होती है। रेजिस्टेंस तो प्रॉपर्टी है, ये रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, यहां रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये रेजिस्टर क्या होते हैं? एक तरह के बल्ब हो सकते हैं, हीटर हो सकते हैं, या भी कोई रेफ्रिजरेटर है, कोई भी आपका बल्ब, जो भी घर में एनर्जी कंज्यूम करने वाला डिवाइस है, वो सारे यहाँ पे रेजिस्टर का काम करते हैं। देखो करंट सेम होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस V, ये डिफरेंट होता है। कैसा होता है? डिफरेंट होता है। तो देखो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V1 आएगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V2 आएगा और यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V3 आएगा। ये इंफॉर्मेशन रखनी है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सीरीज में क्या देखना है? जब आप यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, यहां पे निकालोगे, यहां पे निकालोगे, जो पोटेंशियल आता है ना, पोटेंशियल V, वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी आपको? तो चाहिए था सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए था R1, R2, R3 का इन सीरीज में। तो वो तो फॉर्मूला बच्चों ये होता है, R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सीरीज के लिए। किसके लिए? सीरीज के लिए।
अगर मैं बात करूं पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है जरा वो भी देख लिया जाए। मैं इसको हटा देता हूं, है ना, इसको हटा दूं, फिर मैं बात करता हूं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल का भी फॉर्मूला देख लो, ये तो सीरीज का हो गया। फिर मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 R2 R3 इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूला होता है। सीरीज में ये होता है, पैरेलल में ये होता है। कैसे पहचानोगे, फिगर देखो, फिगर ये होता है कि एक रेजिस्टेंस ये लगाया आपने, दूसरा रेजिस्टेंस ये लगाया और तीसरा ये लगाया। अगर इस तरह से ये लगे हुए हैं, इस तरह से लगे हुए हैं, तो आप समझ जाओगे। देखो इन सब का क्या है, इन सब का जो प्लस है वो यहाँ से देखो इसके प्लस से लगा हुआ है, और इन सब का जो दूसरा इंड है वो इसके माइनस से लगा हुआ है। तो मतलब बैटरी इसका, इस R1 का, इसका R2 का और इस R3 का एक इंड नेगेटिव से है और दूसरा इंड पॉजिटिव से है। इसका मतलब ये पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या होगा, इसके क्रॉस भी V वोल्ट है, इसके क्रॉस भी V वोल्ट है, इसके क्रॉस भी V वोल्ट है। मतलब यहां से अगर करंट I आएगी तो यहां पर करंट और यहां पे करंट बढ़ जाएगी। यहां करंट अलग होगी, यहां करंट I1 है, यहां I2 है, यहां पर करंट I3 होगी। मतलब इन पैरेलल क्या होता है, इन पैरेलल करंट अलग अलग होती है। करंट क्या होती है, जो करंट होती है I क्या होती है, डिफरेंट होती है। करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये होता है बच्चों सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में छोटा क्वेश्चन यही बन जाता है कि हर एक रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। अगर एक के क्रॉस पता है या बैटरी लगी है तो जो बैटरी का पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस यही वाला होगा, तो करंट निकाल सकते हो, इसमें भी करंट निकाल सकते हो, इसमें भी करंट निकाली जा सकती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर क्या होता है, यहां पर बच्चों I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3। इस रूल को बोला जाता है किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, किरचॉफ करंट लॉ। 12th क्लास में आप पढ़ोगे किरचॉफ के दो रूल होते हैं, KVL होता है और KCL होता है। क्या होता है, KCL और KVL। KCL होता है करंट, इसको क्या बोलते हैं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ। किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। लेकिन अभी इस पे मत जाइए आप, अभी आपको समझना है कि अगर आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल है। देखो ये करंट आने वाली है और ये इधर जाने वाली है, तो आने वाली करंट I है, जाने वाली करंट I1 I2 I3। तो जाने वाली करंट का सम आने वाली करंट के सम के इक्वल है, तो ये हो जाता है KCL लॉ को फॉलो करता है। तो ये बच्चों दो फॉर्मूले चाहिए थे सीरीज और पैरेलल का। तो आपको सर्किट डायग्राम बनाने आ जाएगा, क्या सेम होता है क्या अलग होता है वो पता हो जाएगा। पैरेलल में करंट I जो टोटल करंट होती है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होती है, और सीरीज में जो पोटेंशियल होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V होता है। ये मालूम होना चाहिए। फिर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन की बात करें। जो पहला नेटवर्क दिया गया है, पार्ट सी की बात करते हैं। अब इस सी पार्ट में क्या है, जो पहला नेटवर्क है इस नेटवर्क की बात करते हैं। सॉल्यूशन सी का, इस नेटवर्क में देखो ये आमने सामने हैं तो ये पैरेलल हो गए। इनका कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने फॉर्मूला लिख दिया था। देखो सीरीज का क्या होता है, सीरीज में लिखोगे तो ये आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का देखोगे तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इन दोनों फॉर्मूलों को आप दिमाग में रख लीजिए, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन बनते हैं।
पहला क्वेश्चन देखो यहां से, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों है पैरेलल, ठीक, किसमें है, पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो यहां लिखोगे 1 ओम एंड 2 ओम आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में है तो क्या आएगा, 1 अपॉन आर डैश, पहले आर डैश निकालेंगे, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 2 आएगा, 2 करिए इधर मल्टीप्लाई, 1 करिए इधर, तो ये हो गया बच्चों 3/2। तो आर डैश की जो वैल्यू निकली वो आ जाएगी 2/3 ओम। अच्छा, जो ये आर डैश आएगा वो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, मतलब फिगर कुछ ऐसा बन चुका होगा, ऐसा यहाँ पे आ चुका है, ये है बी पॉइंट, ये है आर डैश, ये है आपके पास आर, ठीक, ये है 3 ओम और ये है आपके पास 2/3 ओम। यहां पर है ए, यहां पर है ए। अब ये दोनों कैसे आ गए, सीरीज में आ गए, तो यहां लिखा जाएगा 3 ओम एंड 2/3 ओम आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सीरीज में फॉर्मूला ये होता है, आर इक्वल टू क्या आएगा, आर इक्वल टू आपको मिल जाएगा, इसके बाद तो कोई और रेजिस्टेंस लगा नहीं है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा 3 + 2/3, तो ये हो जाएगा 9 + 2, नीचे कितना 3, तो ये बच्चों हो जाएगा 11/3 ओम। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही इस क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर देखते हैं तो देखो ये और ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि एक लाइन में है, जब एक लाइन में होते हैं तो सीरीज बनता है, तो सीरीज बन गया, तो 1 और 2 ओम सीरीज में आ गए, तो यहां इसका आंसर क्या आएगा, जाके यहां लिखोगे 1 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज, ये सीरीज में है, तो सीरीज में तो ये आर डैश डायरेक्ट जुड़ जाता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो 1 + 2 ये आ जाएगा 3 ओम। अब इसका जो आंसर आया वो 3 ओम आ गया, तो यहां फिगर देखिए ऐसा बन जाएगा, ऊपर वाला आया है 3 ओम, नीचे वाला भी बच्चों 3 ओम ही है, ये यहां पर है बी पॉइंट, तो ये 3 ओम कैसे हो गए, ये हो गए पैरेलल। तो यहां रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके बाद तो कुछ और लगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1/3 + 1/3। यहां से क्या मिल जाएगा जाके 1 अपॉन, देखो ये आ जाएगा 2/3, तो यहां से क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 3/2 ओम आ जाएगी, या इसी को आंसर में ले सकते हो 1.5 ओम, ठीक। तो ये आंसर इस वाले नेटवर्क का हो जाएगा। इस नेटवर्क में देखिए क्या है, इस नेटवर्क में तीनों कैसे लगे हुए हैं, ये तो लगे हुए पैरेलल दिख रहा है, तीनों आमने सामने लगे हुए पैरेलल में है। यहां लिखा जाएगा 12 ओम 2 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, तो सीधे फॉर्मूला लगा लीजिए, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/12 1/2 + 1/4। तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से एलसीएम लेंगे 12, क्या आंसर आएगा, यहां से 12 ले लिया है तो यहां 1 रहेगा, प्लस यहां 2 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 प्लस यहां 3 से कर लीजिए, तो ये बच्चों आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 3 9, ये हो गया 10/12, इसको छोटा कर लीजिए तो ये हो गया 5/6, तो r इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 6/5 आ जाएगी, 6/5 ओम लिख दीजिए, या फिर इसी को सॉल्व कर लीजिए, 5 1 जा 5 और उसके बाद आएगा 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक। ये आंसर यहाँ से आपको मिल जाता है। तो देख रहे हो आप बच्चों, ऐसा क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस एक कंसेप्ट चाहिए था, ये सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला, जो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इसको आपको अपने दिमाग में अच्छे से स्टोर करना है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कभी कभी क्वेश्चन बच्चों छोटा सा ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है आपसे, ये क्वेश्चन बन जाता है कि दो रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करोगे कि उनका सम मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। अगर
डायरेक्ट ऐड करोगे तो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस का सम मैक्सिमम हो, इसका मतलब उनको ऐड करना है सीरीज में। दो रेजिस्टेंस का सम मिनिमम हो, इसका मतलब है कि उनको ऐड करना है पैरेलल में। ये याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि दो रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करें कि उनका सम मैक्सिमम हो, मतलब सीरीज में ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करें कि उनका सम मिनिमम हो, पैरेलल में ऐड कर दीजिए।